हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे क्रैमर्स रूल्स, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। लास्ट वीडियो में हमने चेकआउट किया था क्रैमर्स रूल टू वेरिएबल सिस्टम में कैसे हम क्रैमर्स रूल से उस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी जो कि नेचर ऑफ सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते थे, चेकआउट किया था। तो अब थ्री वेरिएबल्स में आते हैं। थ्री वेरिएबल्स में आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा वो कैसा रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z दैट इज इक्वल टू d1। राइट हैंड साइड में d1 रखा, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2z दैट इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z दैट इज इक्वल टू d3। तो देखिए ये सिस्टम बन गया लीनियर इक्वेशन का थ्री वेरिएबल में, ठीक है। अच्छा, अब इस सिस्टम में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है वो डी बनाएंगे, दैट इज a1 b1 c1, a2 b2 और c2, a3 b3 और c3। और d1 कैसे बनेगा, तो फर्स्ट कॉलम को ये कांस्टेंट के कॉलम से रिप्लेस कर दीजिए, d1 d2 और d3, और ये एज इट इज b1 b2 और b3 और फिर c1 c2 और c3, ठीक है। और d2 कैसे बनेगा, तो d2 यहाँ बना देते हैं। तो d2 कैसे बनेगा कि अब क्या करो, इस फर्स्ट वाले जो d वाला मैट्रिक्स है उसमें सेकंड कॉलम को रिप्लेस करो, मतलब फर्स्ट कॉलम एज इट इज, ठीक है। और ये रिप्लेस हो जाएगा d1 d2 और d3, और फिर ये c1 c2 और c3, और उसी हिसाब से d3 बनेगा। थर्ड कॉलम को हमको रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, तो a1 a2 और a3, b1 b2 और b3, और ये बन गया d1 d2 और d3। तो इस प्रकार से हम d1 d2 और d3 ऐसे फोर डिटर्मिनेंट्स बना लेते हैं। और अब इसके सिस्टम के नेचर को देखेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन तीन प्रकार के होंगे, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन तीन प्रकार के होंगे। नंबर वन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होगी वो आप सबको मालूम हो गई है कि d इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो अपने टू वेरिएबल्स में देखा था ना उसी को आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स ये यूनिक सॉल्यूशन की होगी, और इसी में अब मेनी सॉल्यूशन भी वैसे ही होगा। मेनी सॉल्यूशन मतलब d भी जीरो, d1 भी जीरो, d2 भी जीरो और d3 भी जीरो, सभी के सभी जीरो होना चाहिए। और जो नो सॉल्यूशन है, ठीक है, नो सॉल्यूशन में d जीरो होना चाहिए, एंड एनी वन ऑफ d1 d2 एंड d3 नॉट इक्वल टू जीरो, कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए, या तो d1 या d2 या d3। स्टूडेंट्स ये तो हो गई आपकी कंडीशन, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए इस प्रकार की हमने कंडीशन देखी, लेकिन अब कुछ यहाँ पे हिडन पॉइंट्स है उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जहाँ पे आप लोग कॉमन एरर करते हैं और जनरली जेई उसी के ऊपर कंसंट्रेट करता है। देखो d इज नॉट इक्वल टू जीरो बोल दिया तो वहाँ तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। d इज नॉट इक्वल टू जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब यहां से दो कंडीशन आएगी, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। क्या कंडीशन आएगी कि d अगर इक्वल टू जीरो है तो, मतलब ऐसे d इक्वल टू जीरो है तो दो कंडीशन आ गई। एक तो मेनी सॉल्यूशंस की, क्योंकि आप पहले d को देखेंगे, मेनी सॉल्यूशन भी आएगा या फिर नो सॉल्यूशन भी आएगा। सबसे पहले आप d को देखेंगे, d नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन बात खत्म हो गई। लेकिन d अगर जीरो आ गया तो दो चीजें होगी, या तो मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ और यहाँ पे अब आपको जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का उसको देखना पड़ेगा। जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो थ्री वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन एक्स वाई और जेड में वो हमेशा प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई साहब ऐसा है कि नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि प्लेन्स आर पैरेलल, प्लेन्स आर पैरेलल। कौन कौन से प्लेन, तीनों प्लेन और एनी टू प्लेन्स आर पैरेलल, तभी सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। तो पैरेलल प्लेन तो डिफर बाय कांस्टेंट, पैरेलल प्लेन डिफर बाय कांस्टेंट ओनली, कांस्टेंट ओनली, ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा, माइंड इट, ठीक है। और मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, प्लेन्स आर कॉन्सिडेंटी, प्लेन्स आर कॉन्सिडेंटी, ये कॉन्सेप्ट कॉन्सिडेंटी मतलब वो सारे के सारे तीनों जो प्लेन्स है ना वो एक ही प्लेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑल थ्री इक्वेशन actually representing
एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन को वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मतलब आप इन्हें सिंपली क्या किया, एक प्लेन के इक्वेशंस को लिया और उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड कर दिया थ्रू आउट दी होल टर्म में, तो वो जो दूसरा इक्वेशन आ रहा है एक्चुअली में वो उसी प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे क्या है, पैरेलल प्लेन्स में क्या है, सिंपली कांस्टेंट से डिफर रहेंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बहुत वाइटल रोल पड़ता है। तो जब भी डी इक्वल टू जीरो आ जाए ना, तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि या तो मेनी सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। अब मेनी सोल्यूशन नो सोल्यूशन के लिए इतनी सारी कंडीशन देखने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतनी सारी कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इन लीनियर इक्वेशंस का, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ 3 वेरिएबल्स में, तो एनी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी प्लेन। अब प्लेन के कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो प्लेन अगर पैरेलल होंगे तो उनके इक्वेशन कांस्टेंट से डिफर होंगे, और पैरेलल होंगे तो डेफिनेटली नो सॉल्यूशन होगा। करेक्ट, कोई भी, अब यहाँ पे तो 3 प्लेन होंगे तो किसी 2 प्लेन की हम बात करेंगे। और अगर मेनी सॉल्यूशन की बात करें, मतलब वो जो 3 इक्वेशन है ना, वो एक्चुअली में एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब वो एक कोई प्लेन है जिसको हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड किया सारे टर्म्स में, तो दूसरा इक्वेशन जरूर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो उसी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको वहाँ हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे कि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, आपको जब एग्जाम में आएगा, तो एक तो मेंस के एग्जाम, एक एडवांस के एग्जाम। तो मेंस के एग्जाम में आपको कोई एक कंडीशन पड़ेगी, अब पूछेगा यूनिक सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन। और अगर एडवांस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको मल्टीपल चॉइस में सारे कंडीशन को टेस्ट कर लेगा, जैसे हमने 2 वेरिएबल में एडवांस का ही क्वेश्चन चेकआउट किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें ये तीनों कंडीशंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये रहा वो क्वेश्चन स्टूडेंट, जिसमें हमने तीनों कंडीशंस को चेकआउट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन कैसा है कि कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 और एक्स प्लस 2y प्लस लैम्बडा जेड इक्वल टू म्यू। अब ये लैम्बडा और म्यू यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू सच दैट द इक्वेशन। अब पहला क्वेश्चन रहेगा यूनिक सोल्यूशन, दूसरा मेनी सोल्यूशन और तीसरा नो सोल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को एक साथ ले लिया है, और आपको मैंने ये बात भी बता दी है कि अगर मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा तो कोई एक कंडीशंस के ऊपर बात करेगा, एडवांस लेवल में तीनों कंडीशन मल्टीपल चॉइस ऑफ वेराइटीज में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले तो यहाँ पे डी को देख लेना है। चलिए, डी कैसे बनेगा, तो डी बन जाएगा आपका, अब बड़ा दिमाग भी लगाना है, 1 और 1 और 1, ये हो गया, ये बन गया 1 2 और ये 3। ठीक है, और ये बनेगा 1 2 और लैम्बडा। देखिए यहाँ पे अभी लैम्बडा, ये म्यू का कोई रोल नहीं है डी में, तो म्यू कैन बी एनीथिंग, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसको इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप डबल जीरो बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 इंटू 2 लैम्बडा माइनस 6 माइनस 1 इंटू लैम्बडा माइनस 3 और प्लस 1 इंटू 2 माइनस आई थिंक 2। तो ये क्या हो गया, 2 लैम्बडा माइनस 6 माइनस लैम्बडा प्लस 3, तो ये हो गया बेटा लैम्बडा माइनस 3, इतना आ गया। अब आप देखिए लैम्बडा माइनस 3 डी आ गया है, तो अब डी का कंडीशन यहाँ से क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा इफ लैम्बडा इक्वल टू 3 और नॉट इक्वल टू 0 होगा इफ लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3। तो पहली कंडीशन तो आपने प्रूव कर दी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3, एंड चूंकि यहाँ पे डी में म्यू का कोई रोल नहीं है, म्यू कैन बी एनी रियल नंबर, कैन बी एनी रियल। ठीक है, ठीक है, ये पहले कंडीशन हो गई। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए आपको लैम्बडा को 3 नहीं होना चाहिए, बस म्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन लैम्बडा 3 नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। और इसके बाद में हम बात करेंगे मेनी सॉल्यूशन की। तो अब आपको थोड़ा सा ट्रिक यहाँ लगाना है। मेनी सॉल्यूशन और क्या बोल रहे हैं आप, नो सॉल्यूशन के लिए सारे डिटर्मिनेंट्स को चेकआउट करना है। देखो 6 10 म्यू के साथ में ये कॉलम जो है डी के रिप्लेस होंगे, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। और अब यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट बनेगा D1। तो D1 क्या बनेगा, देखो D1 में ये फर्स्ट जो कॉलम है ना, ये 6 10 और म्यू से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी एज इट इज 1 2 और 2 1 3। और अब ये लैम्बडा है ना, इस लैम्बडा को आप यहाँ पे
3 रख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये नॉन जीरो है तो बात यहाँ पे खत्म हो गई डी, लेकिन अब जीरो है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो लैम्बडा को अगर 3 रखते तभी तो डी जीरो होता है। तो आप अब लैम्बडा को रिप्लेस कर सकते हैं, और लैम्बडा को आपने 3 रख दिया है, लैम्बडा को आपने 3 रख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये D1 की बात करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि अगर ये 3 है, ये 3 है, तो देखो 3 है तो डी जीरो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इक्वल टू 0। अब इसको इवेलुएट नहीं करना, बिल्कुल इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है। आप देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 10 है। तो ये म्यू अगर 10 होगा तो डिटर्मिनेंट क्लियरली दिख रहा है कि ये जो रो है, रो 2 और ये रो 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे। और जब डिटर्मिनेंट के कोई 2 रोज या कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो लैम्बडा म्यू अगर 10 है तो ये D1 0 हो जाता है, ओके। और लैम्बडा कितना होना चाहिए 3, तो म्यू 10 और लैम्बडा 3, तो आपका D1 0 हो गया और आपका D 0 हो गया, करेक्ट है, फाइन। ऐसे ही हम बात करेंगे D2 की। तो D2 में क्या होगा, आपका ये 1 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और अब 1 2 2 ये वाला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा 6 10 म्यू से, 6 10 म्यू से ये रिप्लेस हो गया। और थर्ड वाला एज इट इज 1 3 और लैम्बडा, फिर मैंने लैम्बडा इक्वल टू 3 रख दिया, लैम्बडा इक्वल टू 3 रख दिया। और अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन आ रही है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे भी म्यू 10 होना चाहिए, करेक्ट है। अब ये 1 1 हो गया ना, अभी यहाँ पे भी इक्वल टू 0 इफ म्यू इक्वल टू 10 एंड लैम्बडा इक्वल टू 3। तो देखो D1 भी 0 आ गया, D2 भी 0 आ गया, D भी 0 आ गया। कब, जब म्यू 10 है और लैम्बडा 3 है। तो लैम्बडा इक्वल टू 3 तो कॉमन आ गया। अब म्यू इक्वल टू 10 ये दोनों में भी आ गया, बच गया तीसरा वाला डिटर्मिनेंट D2 के बाद D3। तो D3 में आते हैं, D3 में क्या होगा 1 1 1 कोई इशू नहीं है। तो ये 1 और ये 1, और फिर सेकेंड है 1 2 और 2, और ये 1 3 लैम्बडा रिप्लेस हो जाएगा 6 10 म्यू से, 6 10 और म्यू। यहाँ पे लैम्बडा की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन म्यू की बात पड़ रही है। तो यहाँ से इक्वल टू 0 दिख रहा है इफ म्यू इक्वल टू 10। अब आप देखेंगे म्यू को 10 रख देंगे तो ये 1 2 10 और ये 1 2 10 हो जाएगा आइडेंटिकल। तो आपने क्या करना है, यहाँ डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के पहले डिटर्मिनेंट के एंट्रीज को देखिए कि क्या कोई 2 रोज आइडेंटिकल है या कोई 2 रोज कॉलम, कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल है। और कब आइडेंटिकल होंगे, जब आपने म्यू को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दिया है। तो डेफिनेटली म्यू को 10 देने से ये 0 हो जाता है। तो देखो म्यू इक्वल टू 10, म्यू इक्वल टू 10, म्यू इक्वल टू 10, लैम्बडा इक्वल टू 3, लैम्बडा इक्वल टू 3 और लैम्बडा इक्वल टू 3। ऐसे कंडीशन में ये D भी 0 है, D1 भी 0 है, D2 भी 0 है और D3 भी 0 है। तो मेनी सोल्यूशन की कंडीशन आ गई। मेनी सोल्यूशन की क्या कंडीशन आएगी कि म्यू इक्वल टू 10 एंड लैम्बडा इक्वल टू 3। तो ये हो गया मेनी सोल्यूशन, ठीक है। आई होप दैट इसमें कोई इशू नहीं है। और अब नो सोल्यूशंस के लिए कोई एक को नॉन जीरो होना चाहिए। तो एक को नॉन जीरो होना, देखो D तो 0 हो गया, लैम्बडा इक्वल टू 3, तो लैम्बडा इक्वल टू 3 में कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि अभी D तो 0 मांगता ही है, नो सोल्यूशन हो चाहे मेनी सोल्यूशन हो। अब रही बात म्यू की, तो म्यू को जब आप 10 रख देते हो तो सारे के सारे 0 आ जाते हैं, D1 D2 और D3। तो म्यू को अगर 10 नहीं रखोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो नो सोल्यूशन है वो कंडीशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया कि नो सोल्यूशन के लिए म्यू को सिंपली क्या रहना चाहिए, नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली नो सोल्यूशन ऐसे ही मिल गया। नो सोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे क्या है कि लैम्बडा को 3 होना ही चाहिए, लेकिन म्यू 10 नहीं होना चाहिए। म्यू 10 नहीं होगा तो ये भी नॉन जीरो हो जाएगा, ये भी नॉन जीरो हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये नॉन जीरो हो, ये नॉन जीरो हो, या D3 नॉन जीरो हो, सारे के सारे नॉन जीरो, तो कोई इशू नहीं, मुझे तो कोई एक भी नॉन जीरो से काम चल जाता है। यहाँ तो तीनों नॉन जीरो हो जाते हैं जब म्यू अगर 10 नहीं है। तो आई होप दैट ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। आई होप दैट आप लोगों ने सबको इसको एंजॉय किया होगा, समझ लिया होगा।